नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करें, गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और फिर रामलला का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद अमित शाह बड़ी रामदास छावनी जाएंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब गृह मंत्री जीआईसी मैदान में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में उस स्थान को देखने भी पहुंचेंगे जहां पर भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहां राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, बीएसएफ के पूर्व डीजी और निर्माण समिति में सदस्य के शर्मा, राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा भी वहीं मौजूद रहेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। ये भी साफ हो चुका है कि बीजेपी धर्म के अखाड़े पर चुनाव लड़ेगी। यही कारण है कि हर रैली में बीजेपी नेताओं की जुबान पर राम मंदिर का नाम भी सुनाई दे रहा है और वहां आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाल में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने काशी से अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे, तब रामलला के दर्शन भी किए थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं। वहां एक रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली अयोध्या के जीआईसी ग्राउंड पर होगी। तब एक बार फिर से अयोध्या में राम मंदिर के सपने से लेकर अब बनने वाले राम मंदिर का जिक्र जरूर होगा। जोर से बोलो, डाली या ना डाली? ये राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन पर गोलियां किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई थी। डंडे किसके चलाए थे? किसने चलाए थे? अब आपने 2014 और 19 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया। मैं आपको बताकर जाता हूं, अखिलेश बाबू की हिम्मत नहीं है रोकने की, रोक नहीं सकते। कुछ ही महीनों में गगनचुंबी रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। वैसे यूपी में जैसे जैसे सर्द मौसम में बहती हवाएं शीतलहर का एहसास कराती जा रही हैं, वैसे वैसे यूपी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर नहीं होगा, बल्कि धर्म के अखाड़े में भी लड़ा जाएगा। यही कारण है कि रैलियों में राम मंदिर के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास को बहाना बनाकर अमित शाह लगातार विपक्ष पर सियासी वार करते सुनाई दे रहे हैं। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ के दरबार को उजाड़ दिया गया था। वहां जाते थे, श्रद्धा थी, ज्योतिर्लिंग है, देश और दुनिया के लोग जाते थे, मन मसोक कर बैठ जाते थे, मन मसोक कर बैठ। दुख होता था कि बाबा सुने सुने बैठे। अयोध्या में रैली करने से पहले अमित शाह सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर रामलला के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना कर राम मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य से जुड़ा अपडेट लेंगे। क्योंकि मोदी सरकार के लिए राम मंदिर ड्रीम प्रोजेक्ट है और यही सियासी अखाड़े का केंद्र बिंदु भी। इसीलिए बीजेपी लगातार राम मंदिर को सियासी अखाड़े पर उछाल रही है और जनता के बीच श्रेय की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और अयोध्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज संत कबीर नगर भी जाएंगे, जहां जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:35 पर हेलीकॉप्टर से संत कबीर नगर पहुंचेंगे। करीब 2:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और उसके बाद अमित शाह करीब दोपहर 3 बजे बरेली में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और रोड शो करेंगे। अमित शाह के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तिलक इंटर कॉलेज से शुरू होकर पटेल चौक पर रोड शो समापन होगा। रोड शो में अमित शाह के साथ ही सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। रोड शो के बाद बरेली सर्किट हाउस में भी अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे।
और अब बात करते हैं, गुरुवार को लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और लखनऊ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे से चली इस बैठक में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ऑफिस मौजूद थे। और इसके साथ ही अवध और कानपुर प्रांत से जुड़े पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने कानपुर और अवध क्षेत्र का चुनावी एजेंडा सेट किया। कानपुर और अवध क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों के साथ में अमित शाह ने बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो जन विश्वास यात्राएं चल रही हैं, उन जन विश्वास यात्राओं के समापन को लेकर महारैली का आयोजन लखनऊ में होना है। उस महारैली की तैयारियों को लेकर भी पदाधिकारियों से बातचीत की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, वहीं आरएसएस की तरफ से बीएल संतोष मौजूद रहे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की दौरे की। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर आज रहेंगे, जिसमें कानपुर देहात और रायबरेली की बड़ी सौगात वो देंगे। और सीएम योगी आज 12 बजे कानपुर देहात में 639 करोड़ की 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 3 बजे रायबरेली पहुंचेंगे, जहां आईटीआई ग्राउंड में जन विश्वास रैली के साथ आपको बता दें कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगरा के मेयर नवीन जैन ने सियासी पहल करते हुए पूरे प्रदेश में भगवान परशुराम के फरसे की प्रतिमा लगाने का आह्वान किया है। मेयर नवीन जैन आगरा में भगवान परशुराम के फरसे की प्रतिमा का अनावरण किया है। जैन ने यूपी के सभी मेयर से बात करके भगवान परशुराम के फरसे की प्रतिमा लगाने का दावा किया है। मेयर ने कहा है कि भगवान परशुराम की प्रतिमा सिर्फ मंदिर में ही स्थापित हो सकती है, इसलिए उनकी प्रतीक चिन्ह फरसे की प्रतिमा शहर शहर लगवाई जाएगी। भगवान परशुराम जी के नाम पर लोग निकले तो देखें तो हमने फरसा, उनका जो फरसा था उसको आबाद विकास परिषद सिकंदरा पे स्थापित किया। वो वहाँ पर स्थापित किया जहाँ पर भगवान परशुराम के मानने वालों की, अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। चुनाव आयोग ने अपने 3 दिवसीय मैराथन बैठक के बाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बात की गई। चुनाव आयोग ने बताया है कि यूपी के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है। मतलब कि कोरोना के नए वेरिएंट की बात करें तो वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब ना टाला जाए, और ये भी साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। तो चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है, इस बारे में चुनाव में आपको बता दें कि क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो भी आपको बताते हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ वो सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये घर से वोट की सुविधा मिलेगी, 80 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे दिव्यांग वोटर्स बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ देखिए क्या क्या सुविधाएं, कोरोना संक्रमितों पर भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ तैयारियां हैं, पोलिंग बूथ भी अलग से बनाई जाएंगी। तो क्या होंगी सुविधाएं, और वोटिंग टाइम बढ़ाया जाएगा। इस बार ये भी सुविधाएं जो है बढ़ाई गई हैं। 400 मॉडल पोलिंग बूथ जो है वो होंगे इस बार। इसके साथ ही साथ क्या है कि आदर्श पोलिंग बूथ भी होंगे यहां पर, ताकि कोई असुविधा ना हो। 800 महिला पोलिंग बूथ जो है वो भी अलग से बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि
क्या क्या तैयारियां हैं, इसके साथ अगर बात करें तो कुल बूथ जो है वो 1,74,391 बनाए जाएंगे। इसके बाद ही बात क्या क्या बदलाव होंगे, ये हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इस बार क्या कुछ बदलाव किया है। 2022 के चुनाव को देखते हुए पहले 1500 वोट की क्षमता होती थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। अब इसे कम करके 1200 वोट की क्षमता इस बार होगी कोविड को देखते हुए, और 4300 मॉडल पोलिंग बूथ होंगे इस बार, और प्रति विधानसभा 10 मॉडल बूथ होंगे। तो ये क्या क्या बदलाव हुए हैं 2022 के चुनाव में। सभी बूथ पर ईवीएम वीवीपैट की सुविधा इस बार उपलब्ध होगी, और इसके साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इस बार क्या क्या चीजें बदलाव की गई हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो कोविड केस में लगातार बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने 8 राज्यों को अलर्ट किया है, और ये 8 वो राज्य हैं जिनमें ओमिक्रॉन के केस सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को पत्र लिखा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने लेटर में राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने, अस्पताल स्तर की तैयारियों को मजबूत करने, टीकाकरण की गति और कवरेज बढ़ाने की सलाह दी है। राज्यों को यह भी कहा गया है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू करने के साथ साथ कोविड टीकाकरण कवरेज में तेजी लाए। भारत में गुरुवार को 24 घंटे में 13,154 नए कोविड मामले आए हैं और 268 मौतें दर्ज की गई हैं। पूरे देश में ओमिक्रॉन केस की संख्या भी 961 हो गई है। हालांकि कुल ओमिक्रॉन पॉजिटिव में से 320 को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कुल 1313 नए मामले आए हैं। दिल्ली में कुल एक्टिव केस जो है वो 3081 एक्टिव केस है। और अब बात बलिया की कर लेते हैं। बलिया में राजनारायण की पुण्यतिथि पर युवा चेतना की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक समेत कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। बलिया में राजनारायण की पुण्यतिथि पर युवा चेतना ने एक समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजनारायण को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। समारोह में जिले के अलग अलग इलाकों से आए लोग भी शामिल थे। सभा को संबोधित करते हुए रोहित कुमार सिंह ने प्रदेश के सियासी दलों पर भी निशाना साधा। वहीं राजनीति में राजनारायण के योगदान को गिनाया। राजनीति में बढ़ रहे भाई भतीजावाद के खिलाफ युवा चेतना आज से क्रांति का शंखनाद करती है। आम नौजवान को राजनीति के शिखर पर ले जाने का प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा और यही राजनारायण जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समारोह में आए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि राजनारायण राजनीति के फकीर थे। वहीं रोहित कुमार सिंह ने बीजेपी सरकार के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। युवा चेतना का दावा है कि वो परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।